हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति वन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 164। इससे पहले इस कहानी के 163 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। अचानक ही संकल्प ने झटके से ब्रेक मारी और सामने से एक लड़की को देखकर थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलता है कि सोजोका, मरने का इरादा है क्या तुम्हारा? और फिर अगर मरना ही है तो जाकर कहीं और मर जाओ। मेरी गाड़ी के सामने आकर मरोगी और फिर मुझे जेल करवाओगी। पागल तो नहीं हो गई हो? हटो मेरी गाड़ी के सामने से, हटो जल्दी से। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। दक्ष, जो कि अभी उसके बराबर में ही बैठा हुआ था, उसने संकल्प के हाथ पर मार कर कहा कि अबे, एक तो वो लड़की गिर गई है, उसे चोट भी लग गई है, उसकी हेल्प करने के बजाय तू उसे सुना रहा है। पागल तो नहीं हो गया है तू? तो संकल्प बोलता है कि तो जा करना, तू ही कर ले उसकी हेल्प, मैं तो नहीं कर रहा उसकी हेल्प। दक्ष उतरने ही वाला था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। फोन दिया का था और फिर तभी संकल्प ने एक नज़र दक्ष को देखा और फिर उसके फोन को देखा जहां पर अभी दिया नाम लिखकर आ रहा था। फिर उसने नाम में अपनी गर्दन हिलाकर खुद ही गाड़ी से उतरकर उस लड़के के पास उसकी हेल्प करने के लिए चला गया, जो कि जमीन से अभी अपनी सब्जियों को उठा रही थी। वो लड़की कोई और नहीं थी, सिया थी। सिया ने इस वक्त एक सिंपल सा कॉटन का सूट पहना हुआ था, मगर फिर भी वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल आंखें लाल हो चुकी थी। देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रही है वो। संकल्प भी उसके पास बैठकर उसकी सब्जियों को उठाकर उसकी हेल्प करने लगता है। अचानक ही संकल्प की नजर सिया के गाल पर जाती है, जहाँ पर चांटों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने सिया को बहुत मारा है। संकल्प ने सारी सब्जियां सिया को उठाकर दी और फिर सिया जो अपना थैला उठाकर वहां से जाने लगती है और तभी संकल्प ने सिया की बाजू पकड़ ली और सिया जो हैरानी से संकल्प को देखने लगती है। तो संकल्प अभी कुछ देर तक तो बस सिया के चेहरे को ही देखता रहता है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। सिया बहुत ज्यादा मासूम थी, किसी को भी उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ सकता था, लेकिन संकल्प उसे तो बस बाहर ही खूबसूरती ज्यादा दिखाई देती थी, अंदर खूबसूरती वो देख ही नहीं पाता था। इसीलिए उसने सिया की खूबसूरती को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस वक्त सिया बहुत ही सिंपल से सूट में थी और ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया था उसने। तो सिया भी हैरानी से संकल्प को ही देख रही थी और फिर तभी संकल्प बोलता है कि तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देता हूँ मैं। वैसे तो मैं एडवाइस करने के चार्ज भी लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें फ्री में ही हमें एडवाइस दे देनी चाहिए। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा तरस खाकर अपनी एडवाइस दे देता हूँ, क्योंकि तुम मेरी एडवाइस के पैसे भी नहीं दे पाओगी। संकल्प ने घुमा फिरा कर सिया को थोड़ा सा इंसल्ट कर दिया और फिर सिया जो धीरे से बहुत ही नरमी के साथ बोलती है कि मेरा हाथ छोड़िए, मुझे कोई भी फ्री की एडवाइस नहीं चाहिए आपसे। मैं आपकी गाड़ी के सामने आ गई हूँ, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो संकल्प ने भी सिया को थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाया और फिर उसकी आंखों में देखकर स्टाइल के साथ बोलता है कि मेरी बात तो सुनो, ये तुम्हारे गाल पर चांटे का निशान है या फिर ये निशान हमेशा ही ऐसे रहता है? वरना इसे टॉक्सिक से रिलेशनशिप से निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्यार करना अच्छी बात होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है कि हमारी लाइफ में भी कोई लाइफ पार्टनर आए, लेकिन प्यार में किसी का टॉर्चर सहना भी बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। और ये जो तुमने अपने पार्टनर का टॉर्चर सह रही हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इसे सहना बंद कर दो, आगे जाकर पछताने से अच्छा है कि अभी इस रिश्ते से निकल जाओ तुम। तो सिया तो हैरानी से अभी संकल्प को ही देखे जा रही थी। संकल्प जो अपने ही सोच कर बैठ गया था कि सिया के गाल पर जो थप्पड़ का निशान है वो उसके पार्टनर ने ही उसे मारा होगा और फिर इसीलिए वो फ्री की एक एडवाइस देने के लिए वहां पर पहुंच गया था। तो सिया ने भी अब पूरे स्वाभिमान के साथ संकल्प का हाथ अपने बाजू से हटाकर कहा कि दुनिया में और भी गम होते हैं मोहब्बत के सिवा, जरूरी नहीं है कि मोहब्बत में ही ये गम मिले। इतना कहकर सिया वहां से चली गई और फिर संकल्प जो सिया को जाता हुआ देख रहा था, अचानक ही संकल्प खुद से ही बड़बड़ा कर बोलता है कि यार, ये तो शायरी भी करती है। संकल्प सिया को तब तक देखता रहता है जब तक उसकी आंखों से सिया ओझल नहीं हो जाती है। तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है और फिर संकल्प का ध्यान एकदम से टूट जाता है। संकल्प भी अब पीछे पलटता है और फिर वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और फिर उसने गाड़ी का गियर चेंज किया और गाड़ी को हवा की तरह भगा दिया। थोड़ी ही देर बाद चारों ही एक रेस्टोरेंट में आकर बैठे हुए थे। चारों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। चारों की नज़र अभी गेट की तरफ ही थी। तो धैर्य बोलता है कि यार, तुझे पक्का पता है ना कि बानी यहाँ पर ज़रूर आएगी? मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। तो दक्ष ने भी अपना फ़ोन चेक करते हुए कहा कि हाँ यार, यहीं पर आएगी। इनफैक्ट अब तो उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए, उसका टाइम हो चुका है आने का। अरे आती ही
होगी, बस थोड़ा सा वेट कर लो। और जैसे ही दक्ष ने ये कहा वैसे ही उसे रेस्टोरेंट का गेट खुलता है और उसमें से बानी अपनी 2 सहेलियों के साथ और साथ में शॉपिंग बैग्स को पकड़े हुए अंदर की तरफ आ रही थी। बानी ने अपनी सगाई की शॉपिंग की हुई थी और अब तक अपनी सहेलियों के साथ उस रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए आ भी चुकी थी। बानी अपनी सहेलियों के साथ जाकर एक टेबल पर बैठ गई और जहाँ से बंदरों की टुकड़ी की टेबल अभी थोड़ी सी दूर पर ही थी। और तभी संकल्प ने भी निर्भय की तरफ इशारा किया और फिर निर्भय जो मुंह बनाकर थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ और इरिटेट होते हुए बोलता है कि यार भाई, पहले ही ये डिसाइड हुआ था ना कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा, करना तो अब तुझे ही पड़ेगा। संकल्प ने भी एक गहरी सांस ली और फिर एटीट्यूड के साथ बोला, यार तुम लोग ना हमेशा मेरा ही सिर ओखली में देने के लिए रहते हो, हमेशा बस मुझे ही मरवाने पे तुले रहते हो। पर क्या करूँ, मामू के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, वरना हमारी मामी तो जिंदगी भर ऐसे ही ऋषि कपूर की काली बीवी बनकर ही रह जाएंगी, जिसकी चोटी ऊपर उठी हुई थी। क्या नाम था उसका, चंदू, ठीक उसी की तरह। तो संकल्प की बात सुनकर तो अब सब जोर जोर से हंसने लगे और फिर तभी संकल्प ने सामने रखा हुआ पिज्जे का एक टुकड़ा उठाया और फिर, खा लेना यार, रात को तुझे एनर्जी भी तो चाहिए होगी, अब तेरा खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जल्दी जल्दी से इसे फिनिश कर ले। धैर्य ने वो टुकड़ा खा लिया और तभी संकल्प की नजर भी अब पानी पर जाती है, जो धैर्य को देख ही नहीं रही थी। संकल्प भी गुस्से से दांत पीसता हुआ बड़बड़ा कर बोलता है कि यार, गे बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ये बानी इधर देख ही नहीं रही, देख तो सही, इधर देख हमारी तरफ। दक्ष ने भी हंसते हुए कहा कि यार उसे गे नहीं कहते हैं, लेबेसियन कहते हैं। तो संकल्प ने भी एक लात दक्ष की थाई पर मारकर कहा कि हाँ हाँ साले, गूगल कर ले, लेबेसियन लड़कियों को होता है, कुत्ते कुछ भी कहता रहता है तू, लेकिन बन तो मैं अब गे ही रहा हूँ ना, अब जो कुछ भी है मैं ही कर रहा हूँ ना। तो दक्ष बोलता है कि तो इसे उल्टे सीधे तरीके भी तो तेरे ही होते हैं ना। तो निर्भय भी अब अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ बोलता है कि अबे तू अकेला थोड़ी ना बन रहा है, तूने तो धैर्य को भी बना दिया है, अब तू इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहा है। तो संकल्प को भी गुस्सा आ गया और फिर उसने पिज़्ज़ा को सरका कर हल्के से गुस्से में कहा कि भाई, मेरा ना तरीका कामयाब नहीं है, तुम सब अपना अपना तरीका निकालो, अपना अपना आइडिया निकालो जल्दी से, अब इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ ये सब कुछ। यार यार हद हो गई है, लड़की मुझे बना दिया, ये गे बना दिया है मुझे, और फिर अब पता नहीं क्या क्या बनाओगे, मेरे साथ क्या क्या करोगे तुम सब। भाई मैं नहीं मानूंगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खेल रहा हूँ ये, मुझे नहीं पता है कि मैं नहीं करने वाला अब कुछ भी। ये कहकर संकल्प भी मासूम सा चेहरा बनाकर तीनों को देखने लगता है और फिर तीनों को उस पर हंसी आ गई थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी बानी ने उन चारों की तरफ देखा, जैसे ही बानी ने उन चारों की तरफ देखा तो दक्ष ने भी टेबल के नीचे से संकल्प को लात मारी और फिर संकल्प की नज़र भी बानी से जा टकराती है। तभी संकल्प ने इग्नोर किया और फिर जल्दी से एक पिज़्ज़ा उठाकर धैर्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि खा लेना प्लीज़, तू तो यार कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहा है अपनी शादी की, इतनी भी टेंशन क्यों ले रहा है तू, अब जल्दी जल्दी से खा ले और खुश हो जा, अरे शादी रुक जाएगी ना, तू क्यों परेशान हो रहा है। इतना कहकर संकल्प ने धैर्य को आंख मार दी और फिर धैर्य को भी समझते देर नहीं लगी कि बानी अब इधर ही देख रही है। तो धैर्य बोलता है कि यार तू नहीं समझ रहा है, मैं बानी को धोखा नहीं दे सकता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से दानी को कोई भी तकलीफ हो। जैसे ही बानी ने ये बात सुनी तो उसके कान एकदम से खड़े हो गए थे, वो अब ध्यान से उन चारों की बातें सुनने के लिए तैयार हो गई थी और फिर उसने जल्दी से अपनी चेयर लाकर थोड़ा सा खिसका दी ताकि उसे उनकी सारी बीच की बातें सुनाई दे जाएं। तो संकल्प बोलता है कि तो फिर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था ना, तुझे बताया क्यों नहीं तूने उसे। तो धैर्य मुंह बनाकर बोलता है कि यार कैसे बताता, मम्मी पापा प्रेशर पर प्रेशर डाले जा रहे थे मेरे ऊपर, फिर मेरे मुँह से तो आवाज़ ही नहीं निकली। मिस्टर बजाज की लड़की है, मिस्टर बजाज की लड़की है, वो ऐसा है वो वैसा है, इसमें दो राय नहीं है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा संस्कारी भी है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं है। इतना कहकर धैर्य ने भी संकल्प के गाल पर हाथ लगाया और फिर बानी की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। तो संकल्प के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपनी नजरें हल्के से शर्माते हुए उसने अपनी नजरें नीचे की तरफ झुका ली थी। ओ माय गॉड, सच में अगर इस वक्त संकल्प को कोई भी देख लेता ना तो सच में अपना दिल दिए बिना नहीं मानता। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था संकल्प इस वक्त। संकल्प इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था और अब तो जो भी वो नकली शर्माने
की कोशिश कर रहा था। इस अदा से तो कितनी ही लड़कियों को अब घायल भी कर सकता था। तभी दक्ष भी थोड़ा सा तेज आवाज में बोलता है कि यार तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, कुछ तो शर्म करो, ऐसे पब्लिक प्लेस पर ये सब कुछ ठीक नहीं होता है। पहले तो तुम दोनों ने ही अपने बीच में एक रिश्ता पहले से ही बना लिया है, दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, जो हमारे समाज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होता है। और अब अपने अपने घर में बात भी नहीं करते हो। तुम लोग यार बिल्कुल पागल हो क्या? अगर तुम दोनों को साथ में रहना है, तुम दोनों को साथ में अपना टाइम स्पेंड करना है, तो कम से कम अपने घर वालों को तो बता ही सकते हो, बात तो करो एक बार। बानी तो बस आंखें फाड़े उन सबको ही देखे जा रही थी और वो सारे जो अपनी हंसी जैसे तैसे कंट्रोल करके एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो निर्भय भी एकदम से खड़ा होकर थोड़ा तेज आवाज में बोला कि बस यार आप चलते हैं यहाँ से। तुम दोनों की प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब तुम दोनों अपने घर में जाकर बात कर लो कि तुम दोनों एक साथ रहना चाहते हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और अगर नहीं कर सकते हो ना तो कम से कम उस लड़की को तो सब कुछ सच बता दो ना, कम से कम वो लड़की तो धोखे में नहीं रहेगी, उसका दिल तो नहीं टूटेगा ना। इतना कहकर निर्भय ने अभी बानी की तरफ देखा तो बानी जल्दी से एकदम से घूम गई और फिर निर्भय के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फाइनली जो सबने अभी प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो गया था। सब अब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही आपस में बातें होती रहती हैं और फिर वो चारों वहां से चले गए। उसके जाते ही बानी ने अपना फोन निकाला और फिर किसी को कॉल किया। इधर दूसरी तरफ चारों ही अब पार्किंग एरिया में आकर हंसने लगते हैं। अब चारों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। चारों की हालत तो अब हंस हंस कर बुरी हो चुकी थी। तभी संकल्प का फोन वाइब्रेट होता है। संकल्प ने अपना फोन देखा तो वो दिशा का फोन आ रहा था। तो संकल्प ने भी फोन उठाकर कहा कि हाँ माँ, क्या कर रही हो आप, क्या हुआ, कोई काम है क्या? तो दिशा भी थोड़े से गुस्से में बोलती है कि आज मैं तुम्हारे कमरे में गई थी। और ये सुनते ही संकल्प ने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो दिशा ने भी थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाकर कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम उस कमरे में रहते कैसे हो, कैसे रह लेते हो तुम अपने कमरे में। संकल्प बोलता है कि माँ मैं आकर साफ कर दूंगा ना, आप क्यों परेशान हो रही हो? तो दिशा बोलती है कि नहीं, मैं किसी से कहकर तुम्हारा कमरा साफ करवा देती हूँ, समझे तुम। इस पर अभी संकल्प ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा कि अरे माँ, मैं कह तो रहा हूँ ना, मैं खुद ही साफ कर लूंगा, आप प्लीज परेशान मत हो, प्लीज माँ, आज नहीं तो कल आप पक्का आकर मेरा कमरा देख लेना, एकदम से साफ मिलेगा आपको, वो बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन मिलेगा। प्लीज माँ मत करवाओ ना कमरा साफ, किसी को भी मेरे कमरे में मत जाना, मैं आकर खुद ही साफ कर दूंगा। इस पर दिशा बोलती है कि पक्का तुम कर दोगे ना आज कमरा साफ? तो संकल्प बोलता है कि हाँ हाँ माँ कर दूंगा। संकल्प ने भी फोन कट किया और फिर तभी दक्ष बोलता है कि अरे जब चाची साफ कर रही हैं तो फिर करने देना, तू क्यों इतना ज्यादा रोक रहा है उन्हें? तो संकल्प ने हंसकर कहा कि यार मैं आधे घंटे में कमरा साफ कर दूंगा, और फिर अगर मम्मी करेंगी ना तो फिर 2 घंटे लगाएंगी, और फिर मुझे 100 गालियां भी देंगी, 20 से 30 चप्पल भी मारेंगी, मेरा सामान भी उठा उठा कर मेरे मुंह पर ही फेंक कर मारेंगी मुझे, और फिर 2 घंटे तक लगातार मुझे कोसती भी रहेंगी। तब जाकर मेरा कमरा साफ होगा, तब जाकर उनके दिल को सुकून मिलेगा। भाई मैं इतना अमीर नहीं हूँ यार कि इतना सारा रिस्क लेकर अपना कमरा साफ करवाऊंगा अपनी माँ से। नहीं नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने हाथ पैर खुद ही चला लूँ और फिर खुद ही अपना कमरा साफ कर लूँ यार। तो बंदरों की टुकड़ी तो अब कुछ देर और मीटिंग चलती रहती है और फिर वो सब एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ निव्यांश ने भी गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रोकी थी। वो गाड़ी से उतरा और फिर दूसरी तरफ से जाकर नियति के लिए भी गाड़ी का गेट खोल देता है। नियति का दिल आज बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। निव्यांश ने नियति की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर नियति ने भी निव्यांश के हाथ पर रोमांटिक अंदाज में अपना हाथ रख दिया और फिर निव्यांश नियति को लेकर सीधा फार्म हाउस के अंदर आ गया था। नियति बोलती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं निव्यांश, प्रताप हाउस क्यों नहीं गए, यहाँ पर कोई काम है क्या? तो निव्यांश बोलता है कि क्योंकि मुझे अपनी बीवी के साथ अकेले में बहुत सारा वक्त गुजारना है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो नियति बोलती है कि वो तो हम प्रताप हाउस में भी गुजार सकते थे ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी निव्यांश? तो निव्यांश ने भी नियति की कमर पर अपने हाथ रखकर खुद से सटाते हुए अपना माथा नियति के माथे से जोड़कर कहा कि मैं तुम्हें हनीमून पर तो लेकर नहीं गया हूँ ना, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ ना, तो वो तो मुझे बिताने दो ना, कम से कम इतना ज़्यादा सवाल किस बात के? इतना कहकर वो गाड़ी से पीछे हुआ और फिर नियति का चेहरा देखकर बोलता है कि देखो, गलती मेरी नहीं है, सारी गलती इस राइटर की ही है। वो ना किसी को भी हनीमून पर नहीं भेजती है, सबको यही फार्म हाउस में ही भेज देती है हनीमून
हनीमून पर। अब गलती उसकी भी नहीं है, अब वो खुद ही हनीमून पर नहीं गई होगी तो फिर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तो हम कैरेक्टर पर ही निकालती है ना, इसीलिए फिर हम उनको माफ़ भी कर देते हैं। इसीलिए मैं भी अब तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया हूँ अपना छोटा सा हनीमून के लिए। नियति के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर निव्यांश ने अगले ही पल नियति को अपने गोद में उठा लिया और फिर सीढ़ियों से होता हुआ एक कमरे की तरफ चला जाता है। निव्यांश ने भी नियति को अपने गोद से नीचे उतारा और फिर गेट खोलने का इशारा किया तो नियति ने भी निव्यांश के इशारे को समझते हुए गेट को खोला तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। वो कमरा बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुआ था, बहुत ही अच्छे से सजाया गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उसके सुहाग रात का कमरा सजा हो। अचानक ही नियति को वो सब कुछ याद आ गया था जो निव्यांश ने उसे कहा था और फिर उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी। निव्यांश एक गहरी सांस लेकर बोलता है कि नियति, इतनी मुश्किल से तो हमें यहाँ पर आए हैं, हमें वक्त मिला है मिलने के लिए और फिर अब तुम चाहती हो कि वो वक्त रोने धोने में ही निकल जाए, साथ में नहीं बिताना चाहती हो क्या? इतना कहकर निव्यांश ने नियति को पीछे से अपने गले लगा लिया और फिर नियति ने भी पलटकर निव्यांश के सीने पर अपना सर रख दिया और अपनी दोनों ही बाहें निव्यांश की कमर पर लपेट दी थी। निव्यांश और नियति दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। निव्यांश ने अपनी पकड़ और कस दी और फिर थोड़ी देर के बाद निव्यांश नियति का चेहरा अपनी तरफ करता है और फिर अपने होंठ नियति के होंठों पर रख देता है और फिर नियति की पकड़ निव्यांश पर और भी ज़्यादा कस जाती है। दोनों ही एक दूसरे की किस में पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे, दोनों ही एक दूसरे को महसूस करने लगे थे। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में इस वक्त रुद्र अपने कैबिन में बैठा हुआ था, अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था और फिर तभी उसके कैबिन का गेट एकदम से खुलता है तो रुद्र ने भी बिना देखे ही कहा कि थोड़ा काम है नील, तुम चले जाओ, मैं अभी बाद में आ जाऊंगा तुमसे बात करने के लिए। नील भी बोलता है कि हाँ तो ठीक है, मैं भी तेरा इंतजार कर लेता हूँ यहीं पर बैठकर, फिर साथ में ही चलेंगे। तो शुभ और निहाल से कह देता हूँ कि वो दोनों भी यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर नील जाकर रुद्र के सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गया और फिर रुद्र ने एक नजर नील को देखा और फिर कहा कि नील मैं बच्चा नहीं हूँ यार, मैं खुद ही आ जाऊंगा, तू इतना ज्यादा क्यों परेशान होता है, तू चला जाना, अवनी इंतजार कर रही होगी तेरा, परेशान हो रही होगी, तू जा, निहाल और शुभ के साथ घर चला जा। तो नील ने भी अब मैगजीन उठाई और फिर उसके पेज पलटते हुए कहा कि इंतजार तो बच्चा भी कर रहा होगा तेरा, तो फिर ऐसे क्यों बता रहा है मुझे। तो रुद्र ने भी अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा कि सारी दुनिया में मुझे झुकाने की हिम्मत नहीं है किसी में भी, लेकिन तू और तेरा बच्चा मुझे झुका ही देता है यार, क्या करूं मैं तुम दोनों का। इतना कहकर रुद्र खड़ा हो गया और फिर नील भी खड़ा होकर रुद्र के थोड़ा सा पास गया और फिर उसके कॉलर को ठीक करता हुआ बोलता है कि इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि तू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे और बच्चा से ही तो करता है ना। इसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई हमारी बात मान रहा है तो वो हमसे प्यार करता है। रुद्र भी थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलता है कि छोटे शेर से भी तो प्यार करता हूँ मैं और फिर बच्चों से भी तो प्यार करता हूँ मैं। इतना कहकर रुद्र नील को अब क्रॉस करता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया था और नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी एक मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे पीछे चला गया। करीब 1 घंटे के बाद रुद्र ने भी झटके से गाड़ी रोकी और फिर नील ने रुद्र को देखकर कहा कि क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तूने। तो रुद्र ने भी सामने इशारा करते हुए कहा कि हमने तो अपने सारे दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया था ना, तो फिर ये नया दुश्मन कहाँ से आ गया जो हमारे सामने पैदा होकर खड़ा हो गया। तो नील ने भी अब सामने की तरफ देखा तो सामने 4-5 आदमी खड़े हुए थे जिनके हाथ में हॉकी स्टिक थी। ये देखकर ही पता चल रहा था कि वो आदमी उन दोनों पर ही अटैक करने के लिए यहाँ पर आए हैं, दोनों ही अब अटैक करने वाले थे। नील ने हमेशा की तरह अपनी बाजू फोल्ड करते हुए बोला कि तू बैठ रुद्र, मैं अभी इनको बताकर आता हूँ, अभी इनकी सारी हड्डियाँ तोड़ कर आता हूँ। शेर बूढ़ा हुआ है, शिकार करना नहीं भूला है अभी। तो रुद्र ने भी हैरानी से भी नील को देखा और फिर उसके गाल पर भी हाथ लगाकर प्यार से कहा कि सफेद दाढ़ी आ गई है और फिर डाई और कलर करने से उम्र नहीं छुपती है, समझा तू। तो नील ने भी अब रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि यार तू इस सिचुएशन में भी मुझे कमेंट करेगा यार, क्या कैसी बातें करता है तू। तो रुद्र बोलता है कि मैं तो पूरी कहानी में कमेंट नहीं करता हूँ, बस तेरे सामने ही तो थोड़ा खुलकर बोल लेता हूँ, बाकी तो मैं किसी से ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ। तो नील ने भी मुस्कुरा कर कहा कि फिर ठीक है, लेकिन हाँ तू बैठ जरा, मैं अभी देख कर आता हूँ इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो रुद्र भी अब गाड़ी से उतरता हुआ बोलता है कि हाँ तो ठीक है, साथ में देखते हैं ना कि आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है। इतना कहकर दोनों ही भाई अब बाहर की तरफ आ गए थे और फिर दोनों ही अपनी बाजू फोल्ड करते हुए, वैसे कोई उन दोनों को देखता तो कोई भी अभी ये नहीं कहता कि ये जवान बच्चों के बाप हैं, अभी वो दोनों खुद ही जवान लगते थे। तो नील ने भी अब एक गुंडे की तरफ देखकर कहा कि आ जाओ भाई, फिर जो
जो काम करने के लिए आए हो तो उसे शुरू ही कर दो, देखते हैं तुम पीट कर जाते हो या फिर हमें पीट कर जाते हो या हम तुम्हें पीट देते हैं। तो नील का डायलॉग सुनकर रुद्र के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर अगले ही पल उसमें से एक आदमी आगे आया और फिर उसने हॉकी नील की तरफ मारने के लिए उठा ली, लेकिन नील ने भी उसकी हॉकी वहीं पर पकड़ ली थी और फिर खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया था। अगले ही पल वो आदमी अभी जमीन पर जाकर गिरा के पड़ा हुआ था, उसके मुंह से हल्का हल्का सा खून भी आ रहा था। उन तीनों आदमियों ने देखा कि उनका साथी जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। वो तीनों भी अब हॉकी लेकर उन दोनों को मारने के लिए आगे आ जाते हैं और फिर देखते ही देखते वहां पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। नील और रुद्र दोनों ही अब अपने फाइटिंग मूड में आ चुके थे। रुद्र और नील दोनों ने ही मिलकर उन चारों आदमियों को खूब सारा मारा था। चारों ही आदमियों की हड्डी पसली तोड़ दी थी। दोनों ही वापस से गाड़ी की तरफ आने लगे, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उठा और फिर उसने रुद्र के सिर पर एक पीछे से हॉकी स्टिक मार दी। हॉकी लगने की वजह से रुद्र ने अपना सिर पकड़ लिया था और रुद्र को ऐसे देखा तो नील की तो एकदम से चीखें निकल गई थी और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था और फिर नील ने अगले ही पल उस आदमी को उठाकर पटक दिया था। उसके मुंह पर जोरदार एक लात मारी जिससे वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। फिर रुद्र को संभालता हुआ गाड़ी के पास ले आया तो नील ने भी रुद्र को गाड़ी में बैठाया और फिर थोड़ा सा उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि रुद्र कुछ भी नहीं होगा तुझे, परेशान मत हो, बस हम थोड़ी ही देर में अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तू बस हिम्मत रख, अभी हॉस्पिटल में तेरे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रुद्र के सिर में अभी खून निकल रहा था। नील जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और फिर गाड़ी ड्राइव करने लगता है, लेकिन न जाने कहां से कुछ गाड़ियां रुद्र और नील की गाड़ियों के पीछे फिर से आ गई थी। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो गाड़ियां रुद्र की गाड़ी को फॉलो कर रही और शायद उन दोनों ही भाइयों को मारने के लिए वहां पर आई है। तो नील का गुस्सा तो अब बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो उसकी अपने भाई को बचाने की थी, इसीलिए उसने गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ा दी थी। नील बस कुछ भी करके रुद्र को पहले हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता था। करीब आधे घंटे तक नील ड्राइव करता रहता है, लेकिन उन गाड़ियों ने नील की गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा था। वहीं नील की नजर अभी बार बार रुद्र की तरफ भी जा रही थी कि रुद्र को कुछ हो तो नहीं गया है। जो सिर पकड़े अभी भी बैठा हुआ था, उसके सिर से लगातार खून निकल रहा था। इस वक्त नील की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। नील को बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी। एक तरफ उसका भाई था और दूसरी तरफ गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। नील ने अपना गियर चेंज किया और फिर गाड़ी की स्पीड थोड़ी और तेज बढ़ा दी, लेकिन तभी उसने झटके से ब्रेक मार दी और सामने की एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में से रोहान और अरमान बाहर आ जाते हैं। तो शायद वो किसी पार्टी में से आए हुए थे और फिर उन्होंने नील की गाड़ी पहचान ली थी। वो दोनों ही जल्दी से नील के पास आकर बोलते हैं कि क्या हुआ है बड़े पापा, क्या हो क्या गया है, आप इतनी तेज स्पीड के साथ गाड़ी कहाँ पे लेकर जा रहे हो। तो नील अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। एक तो नील की उम्र भी हो गई थी और फिर दूसरा जो रुद्र को ऐसे देख रहा था उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि रुद्र को कुछ हो न जाए। तो नील ने बस रुद्र की तरफ इशारा कर दिया और फिर रोहान की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। इतने में ही नील के पीछे जो गाड़ियां आ रही थी वो गाड़ियां एकदम से रुक गई थी। अरमान को भी समझते देर नहीं लगी कि नील क्यों इतना ज्यादा परेशान है। उन गाड़ियों में से कुछ आदमी बाहर उतरे और फिर उन आदमियों को देखकर रोहान ने भी गुस्से में कहा कि अगर एक और कदम मेरी तरफ आगे बढ़ाया तो तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से आए हो उसी कदमों के साथ पीछे हो जाओ, किसने भेजा है तुम्हें। और फिर इतने में ही अरमान तो अपनी गाड़ी में जाकर एक गन निकाल कर वापस आ जाता है और फिर उन आदमियों को गन पॉइंट करके बोलता है कि किसने भेजा है तुम्हें, बताओ हमें कि किसने भेजा है और क्यों बड़े पापा के पीछे पड़े हो, क्यों तुम हमारे पापा और बड़े पापा पर अटैक करने के लिए आए हो। वो आदमी कुछ भी नहीं बोलते हैं और इतने में ही रोहान ने फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि सुनाई नहीं दिया है क्या तुम्हें, मेरे भाई ने क्या पूछा है, क्या कहा है मेरे भाई ने, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर, सराफत से हमें बता दो कि किसने तुम्हें अटैक करने के लिए भेजा है, क्यों बड़े पापा के पीछे पड़े हो तुम सब के सब। वो आदमी अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पीछे हटकर अपनी गाड़ियों में आकर बैठ गए थे और फिर वहां से चले गए थे। उनके जाते ही नील ने एक गहरी सांस ली और फिर करीब 1 घंटे के बाद रुद्र हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। नील उसके पास ही बैठा हुआ था और रोहान जो कि जेब में हाथ डालकर वहीं पर खड़ा हुआ था और अरमान वहां पर अभी मौजूद नहीं था। वो डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट से कुछ गप्पे लड़ा रहा था।
रोहान रुद्र को देखकर बोलता है कि मिस्टर प्रताप, कौन थे वो लोग जो आप पर अटैक करने के लिए आए थे? आप पहचानते हैं क्या उनमें, या फिर आपकी कोई दुश्मनी है उनसे? तो रुद्र ने भी अब रोहान की तरफ देखते हुए कहा कि तुम मुझे पापा बोल सकते हो। तो नील को अभी सब कुछ पता था और फिर रोहान ने भी नील को देखा और फिर नील ने भी अपनी पलकें झपका दी थी, जैसे कहना चाहते हो कि हाँ तू बोल ले पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को भी नहीं कहूँगा। तभी रुद्र बोलता है कि अगर तुम्हारा मन है मुझे पापा कहने का तो तुम कह सकते हो, वादा करता हूँ किसी से भी कुछ नहीं कहूँगा, किसी को भी नहीं बताऊँगा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझे तुम? रोहान अभी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और फिर रुद्र के पास गया। उसने अगले ही पल रुद्र को अपने गले लगा लिया, लेकिन अभी तक रोहान कुछ भी नहीं बोला था, बस वो रुद्र को महसूस कर रहा था क्योंकि आज पहली बार उसने अपने पापा को गले लगाया था। थोड़ी देर तक रुद्र भी अपने बेटे को ऐसे ही गले लगाकर बैठा रहता है और फिर रोहान वो भी अपने पापा के कंधे पर सिर रखकर उनको प्यार से महसूस कर रहा था, उनके प्यार को एहसास कर रहा था। थोड़ी देर तक बाप बेटे के बीच में ऐसे ही खामोशी रहती है, दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर बैठे हुए थे। तो नील ने फिर से रोहान की कमर पर हल्का सा हाथ फेर कर कहा कि बस कर बच्चे, वरना तेरा बाप रोने लगेगा। ऐसे तो ये कभी नहीं रोता है, मगर तेरे प्यार को देखकर जरूर रोने लगेगा। तेरे बाप को मेरे और मेरे बच्चे के अलावा कोई भी नहीं रुला सकता है। अगर तूने रुला दिया ना तो फिर तू हमारी टीम में ही आ जाएगा, जो तेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, है ना रुद्र? क्योंकि तेरा बाप हमेशा से तुझे अपनी टीम में ही रखना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि तू हमारी टीम में आ जाए, इसीलिए प्लीज उसे मत रुला। तो रोहान अभी थोड़ा सा दूर हुआ तो फिर उसने रुद्र की आंखों में देखा तो उसकी आंखें अभी नम हो चुकी थी। आंखों तो अब रोहान की भी नम हो चुकी थी। बेशक से वो पहले से जानता था कि वो रुद्र प्रताप सिंह का ही बेटा है, लेकिन ऐसे कभी भी रुद्र के गले नहीं लगा था। आज पहली बार ही था जब वो रुद्र के गले लगा था। आज जब वो अपने पापा के गले लगा तो उसे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर तक तो उस कमरे में अभी ऐसे ही खामोशी रहती है। रोहान भी फिर से स्टूल लेकर रुद्र के पास आकर बैठ गया था और फिर उसने अपना सिर रुद्र की थाई पर रख लिया था और रुद्र ने भी अपने एक हाथ से रोहान के बालों को सहलाता रहता है और उसे प्यार से निहारता रहता है। कोई किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस तीनों वहाँ से शांति से बैठे हुए थे और एक दूसरे को प्यार को समझ रहे थे, लेकिन एक दूसरे का प्यार महसूस भी कर रहे थे। रोहान ने भी फिर से दूसरा हाथ बढ़ाकर नील का हाथ पकड़ लिया था और फिर नील जो हैरानी से रोहान को ही देखने लगता है। रोहान ने फिर से नील की हथेली पर किस करके धीरे से प्यार से कहा कि आई लव यू बड़े पापा। नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी क्योंकि रोहान सच बिल्कुल रुद्र जैसा ही था। तो नील के चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट आ गई थी और वो थोड़ा सा जानबूझकर शर्माते हुए बोलता है कि यार तुम्हें पता है अवनी के बाद मुझे तुमने ही पहली बार आई लव यू बोला है। अवनी के बाद तुम हो जो मुझसे इतना प्यार करते हो। ये सुनते ही रुद्र और रोहान दोनों ही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्र ने भी फिर से रोहान के बालों में हाथ चलाते हुए प्यार से कहा कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता है हमारे साथ रहने का, प्रताप हाउस में रहने का, अपनी माँ से मिलने का? क्या तुम प्रताप हाउस कभी भी नहीं आना चाहते हो बेटा? क्या तुम अपनी माँ के गले नहीं लगना चाहते हो? क्या तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करना चाहते हो? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार ऐसे ही करती रहेंगी? क्या तुम्हें अपनी माँ की कभी याद नहीं आती है? तुम जानते हो रोहान, मैं तो जानता था कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी माँ तो आज भी बस तुम्हारा इंतजार कर रही, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हें देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और शायद उन्हें ये एहसास हो जाता है कि तुम उनके ही बेटे हो। अपने लिए ना सही तो अपनी माँ के लिए ही वापस आ जाओ प्रताप हाउस, प्लीज़ हमारे साथ आ जाओ, अपना हक लो हमसे। रोहान अभी कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो वापस कभी भी नहीं आना चाहता था प्रताप हाउस। जितना प्यार रुद्र और किट्टू उसे करते थे उससे कहीं ज़्यादा प्यार शिखा और शोभित ने भी उसे दिया था। रोहान रुद्र और किट्टू का तो सगा बेटा था, इसीलिए उनका प्यार करना तो लाजमी था। वो तो अब उनके सगे माँ बाप थे तो उसको प्यार करना ज़रूरी ही था। लेकिन शोभित वो तो बहुत अच्छे से जानता था कि रोहान उसका बेटा नहीं है। शिखा को भले नहीं पता था कि रोहान उसका बेटा नहीं है, लेकिन शोभित अच्छे से जानता था। मगर फिर भी उसने रोहान और अरमान में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया था, बल्कि कहीं ना कहीं रोहान को ही वो ज़्यादा प्यार करता था। वो अरमान से ज़्यादा रोहान को मानता था क्योंकि उसे डर लगता था कि रोहान एक ना एक दिन उसे छोड़कर जरूर चला जाएगा। और फिर ये बात रोहान भी अच्छे से जानता था कि अगर वो प्रताप हाउस गया तो शिखा और शोभित दोनों ही दुखी हो जाएंगे और शायद वो दोनों उसके बिना
बिना ना जी पाए। इसीलिए रोहन कभी भी सच्चा देवा हाउस नहीं छोड़ना चाहता था। आखिरकार रोहन ने अपनी चुप्पी तोड़कर कहा कि पापा, क्या प्यार में पास होना जरूरी होता है क्या? तो रुद्र रोहन की बात समझ रहा था और फिर रुद्र जो कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने रोहन को जवाब देते हुए कहा कि प्यार में पास होना जरूरी नहीं होता है रोहन, लेकिन प्यार को जताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और फिर उस प्यार को जताने के लिए पास रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेटा, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि तुम अपने माँ पापा को छोड़कर हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए प्रताप हाउस आ जाओ, लेकिन फिर भी हमने भी तुम्हारा कम इंतजार नहीं किया है बेटा। मैंने हर एक दिन तुम्हारे पापा को एक मौत से मरते हुए देखा है, हर वक्त कुड़ते हुए देखा है, हर वक्त मरते और जीते हुए देखा है। तुम्हारे पापा जिंदा हैं इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन तुम वापस जरूर आओगे प्रताप हाउस। तुम्हारी माँ को उम्मीद है कि तुम्हारी शादी के सारे रीति रिवाज वो अपने हाथों से करेंगी, अपने हाथों से तुम्हारी शादी करेंगी। तुम तो शिखा शोभित के पास पिछले 26 सालों से रह रहे हो ना, तो फिर क्या तुम्हें नहीं लगता है कि आने वाले 26 साल तुम्हें किट्टू और रुद्र के पास भी रहना चाहिए? क्या तुम शिखा शोभित के प्यार के लिए रुद्र और किट्टू को इग्नोर कर दोगे? क्या तुम अपने माँ बाप को इग्नोर कर दोगे शिखा और शोभित के प्यार के लिए? क्यों तुम अपने माँ बाप के पास लौटकर नहीं आ जाते? मानता हूँ शिखा और शोभित तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने अपना नाम दिया है तुम्हें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते हैं या फिर हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जितना हक शिखा और शोभित का तुम्हारे ऊपर है ना, उतना ही हक रुद्र और किट्टू का भी तुम्हारे ऊपर है। ये सही मायने में कहूँ तो फिर किट्टू और रुद्र का ज़्यादा ही हक है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पैदा किया है और फिर उन्होंने तुम्हें कोई ठुकराया नहीं है, बल्कि अजीत अंकल तुम्हें यहाँ से लेकर चले गए थे ताकि तुम्हें दुश्मनों से बचाया जा सके। इसी वजह से तुम प्रताप हाउस से अलग हो गए थे, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। अब तो तुम्हें वापस आ जाना चाहिए अपने माँ बाप के पास, अपने फैमिली के बीच में। आखिर हम कब तक तुम्हारा ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? रोहन अभी बच्चा नहीं था, रुद्र का बेटा था, जो रुद्र की ही तरह बहुत ज़्यादा समझदार था, सब कुछ अच्छे से समझता था। तो रोहन ने भी नील की तरफ देखकर कहा कि बड़े पापा, आप मेरी जगह होते तो फिर आप क्या करते? जवाब दीजिए मुझे, क्या आप ऐसे छोड़कर चले आते हमेशा के लिए? तो नील ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि रोहन, तुम्हें पता है तुम जिस सिचुएशन में हो ना, मैं इससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में से गुजर चुका हूँ बेटा। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन तुम्हारे दादाजी मेरी माँ से प्यार करते थे और फिर मैं उनके प्यार की निशानी हूँ। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूँगा, मैंने कभी भी इन लोगों से जलन महसूस नहीं करी थी। हमेशा से मैंने रुद्र और शुभ को अपने जैसा ही माना है, अपना सगा भाई माना है। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा संभाला है। उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भविष्य कैसा होगा। मुझे तो प्रॉपर्टी से भी कोई लालच नहीं था, मुझे तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के साथ अच्छा करो तो उसके साथ भी अच्छा ही होता है। हमारे साथ भगवान अच्छा ही करते हैं। देखो, मुझे आज प्रताप कंपनी का ऑनर भी बना दिया गया। मैं और ये सब कुछ रुद्र की वजह से ही हुआ है। मैं सबसे बड़ा हूँ घर में और सब मेरी बहुत इज्जत भी करते हैं। जितना मैंने रुद्र को प्यार किया है ना, उससे कहीं ज़्यादा रुद्र ने मुझे इज्जत दी है, मुझे प्यार और मान सम्मान दिया है। लेकिन अगर तुम्हारी तरह मैं कंफ्यूज रहता तो शायद ये इज्जत और ये प्यार मुझे कभी भी ना मिलता। इसीलिए तुम्हें भी एक सलाह देता हूँ मैं, किसी एक को चुन लो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, जिसमें तुम प्यार से अपनी ज़िंदगी जी सको। और अगर मेरी बात मानोगे ना तो प्लीज़ तुम प्रताप हाउस वापस आ जाओ हम सबके साथ रहने के लिए, क्योंकि हमारा भी तुम पर पूरा हक है जितना कि शोभित और शिखा का है। रोहन अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ एकदम धीरे से बोलता है कि और क्या कहूँ मैं अपने माँ बाप को, क्या जवाब दूंगा कि मैं क्यों छोड़कर जा रहा हूँ उनको हमेशा के लिए? मैं उन्हें छोड़कर क्यों जा रहा हूँ, किस वजह से जा रहा हूँ? क्या मैं अपनी माँ को क्या बताऊँगा कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ? क्या मैं अपने पापा को बता दूँ कि उन्होंने जिसे बचपन से लेकर अब तक अपने सीने से लगा कर रखा है, इतना ज़्यादा प्यार किया है, कभी कोई भेदभाव नहीं किया, वो मैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ? मानता हूँ बड़े पापा कि आपकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से कहीं ज़्यादा मुश्किलों भरी थी, बिल्कुल अलग थी, लेकिन मेरी सिचुएशन भी कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई है। मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देगी और जब मैं माँ के सामने जाकर उन्हें ये कहूँगा कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, मैं उनको छोड़कर जा रहा हूँ, मैं पापा को फेस नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगा उनको छोड़कर। जब मैं उनसे ये कहूँगा कि मैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ, क्या सोचेंगे पापा, क्या सोचेंगी माँ मेरे बारे में? मैं दादाजी की आंखों में आंसू नहीं देख पाऊँगा। प्लीज़ बड़े पापा आप समझने की कोशिश करिए, मैं अरमान को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं वापस नहीं आऊँगा वापस मैं कभी भी प्रताप हाउस में। मैं एक परिवार को रुलाकर दूसरे परिवार को खुश नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ये बात बोलते हुए रोहन की आंखें भी हल्की हल्की सी नम हो गई थी। तो वहीं रुद्र भी हैरानी से अपने बेटे
लड़के को ही देखे जा रहा था। और फिर तभी रोहान बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं किट्टू माँ के साथ गलत कर रहा हूँ, मैं उनको धोखा दे रहा हूँ, मैं उनके प्यार को उनसे छीन रहा हूँ, लेकिन एक माँ को खुश करने के लिए मैं दूसरी माँ का दिल भी नहीं दुखा सकता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बातों को समझो आप दोनों। तो रोहान अभी आंखों में पानी लिए अपनी बात को कहकर पलट ही रहा था कि तभी किट्टू से टकरा गया। किट्टू को वहां पर देखकर तीनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। तीनों की आंखें हैरानी से फैल गई थी। रुद्र और नील ने तो जैसे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि वो किट्टू का सामना नहीं कर पाएंगे और ना ही अब वो किट्टू को कुछ भी समझा पाएंगे। तो वही किट्टू जो आंखों में पानी लिए बस रोहान को ही देखे जा रही थी। रोहान ने अपनी नज़र जल्दी से नीचे कर ली और वो वहां से जाने के लिए जल्दी जल्दी 2 कदम आगे बढ़ा, क्योंकि वो अब अच्छे से जानता था कि किट्टू और रुद्र के साथ वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है, उन दोनों को एक तरीके से धोखा दे रहा है। रुद्र बड़े ही प्यार से खड़ा हुआ और फिर किट्टू की तरफ 1 कदम चलकर बोलता है कि किट्टू मेरी बात सुनो तुम। लेकिन रुद्र अभी अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही किट्टू ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और चुप रहने का इशारा किया। फिर रोहान की आंखों में देखकर बोलती है कि तू वापस नहीं आना चाहता है क्या? तू मेरे पास कभी भी वापस नहीं आएगा? रोहान ने अभी कुछ भी नहीं कहा था, बस अपना सिर झुकाकर किट्टू के सामने खड़ा रहता है, क्योंकि अब रोहान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किट्टू से क्या बोले। किट्टू ने इस बार रोहान के कॉलर को पकड़ा और फिर उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता है ना? क्या बोल रहा है तू अभी? यानी कि तू मेरे पास कभी भी वापस नहीं आना चाहता है ना? अपनी माँ के पास वापस नहीं आना चाहता है ना? तू अपने पापा के पास वापस नहीं आना चाहता है? अपने बड़े पापा, दादा दादी, अपने भाइयों और बहनों किसी के पास भी वापस नहीं आना चाहता है? क्या तुझे हमारे परिवार में कोई प्यार नहीं करता है? तू क्यों ऐसा कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती है कि तू हमें इतना ज़्यादा तड़पा रहा है? तो रोहान अभी भी कुछ नहीं बोलता है। इस बार किट्टू ने अपने दोनों हाथों से रोहान का चेहरा पकड़ा और फिर उसे अपने चेहरे के करीब करके कहा कि देख देख मेरी आंखों में कि मैं तेरे लिए कितना ज़्यादा तड़पती हूँ, मेरी आंखों में तेरे लिए कितनी ज़्यादा तड़प है, तुझे अपने पास रखना चाहती हूँ मैं तुझे ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि शिखा ने तुझे प्यार नहीं किया या फिर उसने कभी भी तेरे और अरमान में भेदभाव किया है या वो तुझे हमेशा के लिए दूर करना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू अपना सारा प्यार बस शिखा पर ही निछावर कर देगा। मैं भी तो तेरी माँ हूँ, मैं भी तो तेरी कुछ लगती हूँ ना। ऐसा मत कर रोहान ऐसा। हाँ, तेरे पापा ने तेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया है, बल्कि तेरे पापा ने तो बहुत ही ज़्यादा किया है, मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी दर्द को मुझे सामने जाहिर नहीं किया। मैं तो ये बात मानकर बैठ गई थी कि मेरा बेटा इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन तेरे पापा तो अच्छे से जानते थे कि तू इस दुनिया में है। तो सोच जरा, तेरे पापा ने कितना कुछ सहा होगा, कितना कुछ झेला होगा, कितना बर्दाश्त किया होगा। रोहान अभी भी कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप से अपनी नजरें झुकाकर खड़ा रहता है। तो किट्टू ने एक बार फिर से रोहान के कॉलर को पकड़ा और फिर उसे हिलाते हुए चिल्लाकर कहा कि कुछ तो जवाब दे, कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? तो कुछ तो बोल, इतनी देर से अपने पापा से बात कर रहा था तो अब मेरे सामने भी तो बात कर, मुझे भी तेरी आवाज़ सुननी है, मुझे भी जानना है, मुझे भी तो बात करनी है। कौन सी मजबूरी है तेरी, कौन सी गलती कर दी है तूने जिसके चलते तू हमारे पास नहीं आना चाहता है? तभी रुद्र आके आया और फिर उसने किट्टू को संभालते हुए कहा कि किट्टू बस बहुत हो गया, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम, प्लीज़ शांत हो जाओ किट्टू, प्लीज़ हम सब तुम्हें सब चीज़ बताएंगे। रोहान अभी गलत नहीं है अपनी जगह पर। किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं रुद्र, रोहान गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ये हमारे इंतज़ार को, हमारी तड़प को समझ नहीं रहा है, ये हमें पागल बना रहा है। तो रुद्र ने भी किट्टू का सिर अपने सीने से लगा लिया और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार से कहा कि किट्टू मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो? तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया के बच्चे भी तो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं ना, तो हम दोनों इसी में ही सब्र कर लेंगे कि हमारा रोहान जिंदा है और वो हमारे आसपास ही है, वो हमारे पास नहीं रहता है तो क्या हुआ, वो हमारे सामने तो है ना। तुम समझती क्यों नहीं हो इसकी बात को? किट्टू की आंखें अब और भी ज़्यादा बरसने लगी थी। किट्टू ने भी रुद्र के सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा कि लेकिन ये क्यों नहीं रहना चाहता है हमारे साथ? ऐसी कौन सी कमी है हमारे घर में? हम कौन सा इसे काला पानी की सज़ा दे देंगे? कौन सा हम इसे लटका देंगे? कौन सा इसे हम मारेंगे जो ये हमारे साथ नहीं रहना चाहता, जो हमसे इतना ज़्यादा डरता है? ये इतना कहकर किट्टू ने रुद्र
की ओर देखा और फिर कहा कि आप शोभित से बात कीजिए ना, शिखा से बात कीजिए ना, ये हमारी बात नहीं मानता है, लेकिन हमें पूरा यकीन है शोभित और शिखा हमारी बात जरूर मानेंगे, वो जरूर हमें इसे दे देंगे। रुद्र के लिए तो एक तरफ कुआं था और एक तरफ खाई हो गई थी। अब उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। ना रोहान समझने के लिए बिल्कुल तैयार था और ना ही किट्टू अपनी ममता के घेरे से बाहर आ पा रही थी। वो तो बस कुछ भी करके रोहान को अपने पास रखना चाहती थी। रुद्र के पास जवाब नहीं था और तभी नील बोलता है कि बच्चा, हम घर चलते हैं और घर पर सारी बात आराम से बैठकर करेंगे। तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नील भैया, मैं रोहान के बिना अब प्रताप हाउस में वापस नहीं जाऊंगी, मैं इसको लेकर ही जाऊंगी अपने साथ। इतना कहकर वो और भी ज्यादा रोने लगती है। तो नील ने भी रोहान को देखा और कहा कि तुम जाओ, यह हॉस्पिटल है और मैं नहीं चाहता हूँ कि बात और भी ज्यादा बढ़ जाए और फिर सारी दुनिया ऐसे तमाशा देखे। प्लीज रोहान तुम जाओ यहाँ से। रोहान ने नम आंखों से नील को देखा तो नील ने भी रोहान के गाल पर हाथ रखकर हल्का सा दबाते हुए कहा कि मैं समझता हूँ तुम गलत नहीं हो अपनी जगह पे, तुम बिल्कुल ठीक हो बेटा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप भी गलत नहीं है अपनी जगह पर। वो भी चाहते हैं अपने बेटे से बहुत सारा प्यार करना। जाओ अरमान को भी लेकर चले जाओ अब तुम। ओके, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तो रोहान भी अब उम्मीद भरी नजरों से नील को ही देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो कि प्लीज बड़े पापा, मेरी सच में कोई भी गलती नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ बाप का दिल टूट जाए। और फिर नील भी समझ रहा था कि जिन माँ बाप के पास वो बचपन से रहा है, जिन्होंने आज तक उसके बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, उन्हें छोड़ना इतना भी आसान नहीं है रोहान के लिए। नील ने एक बार फिर से रोहान को वहां से जाने के लिए कहा और फिर रोहान ने एक नज़र रुद्र और किट्टू को देखा और फिर वो वहां से चला जाता है। करीब 2 घंटे के बाद किट्टू और रुद्र अपने कमरे की बालकनी में खड़े हुए थे। किट्टू अभी भी रो रो कर थक गई थी और फिर रुद्र, जो अभी किट्टू को संभालता संभालता बहुत ज्यादा थक गया था, उसका तो दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर गया हो। दोनों ही बालकनी के सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्र गहरी सांस लेकर बोलता है कि किट्टू, अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू करो प्लीज, रोहान की बातों को समझने की कोशिश करो, रोहान गलत नहीं है अपनी जगह पर। किट्टू भी भरे हुए गले से बोलती है कि तो क्या मैं गलत हूँ, बोलिए आप, क्या मेरा रोहान पर हक नहीं है। तो रुद्र ने भी किट्टू का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके माथे पर किस करके बोलता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी प्लीज तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी सोचना बंद कर दो तुम। किट्टू ने भी अपना सिर रुद्र की थाई पर रख लिया और फिर सोफे पर ही लेट गई और फिर अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए भरे हुए गले से बोलती है कि मैंने सोचा था कि रोहान यहाँ पर आएगा तो उसकी शादी के सारे रीति रिवाज मैं खुद करूँगी, अच्छे से उसकी शादी करूँगी और फिर हमेशा के लिए उसे अपने घर में रखूँगी, लेकिन देखो ना मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा बुरी है, कितनी ज़्यादा बुरी है। रुद्र रुद्र अभी भी कुछ नहीं बोलता है, वो तो हल्के हाथ से बस किट्टू के बालों पर थपथपा कर उसे थपकियाँ देने में लगा हुआ था और थोड़ी देर में ही किट्टू आराम से सो जाती है। लेकिन रुद्र, उसकी तो बेचैनी वैसी की वैसी ही थी, आखिर वो भी तो चाहता था कि रोहान हमेशा के लिए बस प्रताप हाउस वापस लौट आ जाए। इधर रोहान, जो कि अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था, उसका दिल भी बहुत ज्यादा परेशान था और दिल में एकदम से हलचल मची हुई थी। रोहान भी बच्चा नहीं था, अच्छे से सब कुछ समझता था कि जितना प्यार उसे शिखा और शोभित करते हैं उतना ही प्यार रुद्र और किट्टू भी करते हैं, बल्कि शोभित और शिखा के पास तो वो पिछले 26 सालों से रह भी रहा है, लेकिन दोनों में से अभी उसे किसके पास रहना है उसे ये नहीं समझ में आ रहा था। रोहान काफी ज्यादा बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। इधर दूसरी तरफ राठौड़ फार्म हाउस में इस वक्त डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। कल धैर्य की सगाई थी, इसीलिए सौम्या को भी बहुत सारी तैयारियां करनी थी। वो भी अपने कमरे में बैठकर किसी न किसी को कॉल कर रही थी और कुछ ना कुछ काम सबको बता रही थी। थोड़ी देर बाद नरेन भी स्टडी रूम से निकलकर सीधा अपने कमरे में आ गया था और फिर सौम्या को देखकर बोलता है कि सोने का इरादा है या फिर नहीं, बस ऐसे ही पूरी रात सारी शॉपिंग करती रहोगी फोन पर बैठकर। सौम्या ने भी नरेन की तरफ देखकर बोलती है कि अरे नरेन, आप तो जानते ही हो ना कि हमारी दोनों बेटियों की शादी कैसे हुई थी, किसी भी रीति रिवाज के साथ नहीं हो पाई थी। किट्टू की शादी में तो हम थे ही नहीं और फिर दिशा, उसकी शादी में तो दिशा का किडनैप ही हो गया था। मेरी दोनों ही बेटियों की शादी बस ऐसे ही हो गई थी और फिर अब मैं अपने बेटे की शादी ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे बेटे की शादी है तो फिर मैं जी भर कर अपने सारे अरमान निकाल लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि धैर्य की शादी भी हमारी बेटियों जैसी हो। दुनिया वालों को लगना चाहिए कि
कि हाँ धैर्य राठौड़ की शादी है। नरेन ने भी हंसते हुए सौम्या से कहा कि अरे सौम्या, उसे किडनैपिंग नहीं कहते हैं, नील और रुद्र उसे जानबूझकर वहां पर लेकर गए थे। तो सौम्या भी अब हल्के से गुस्से में बोलती है कि हाँ लेकिन वहां से तो शोभित ने किडनैप कर लिया था ना उसे, हो तो गई थी ना उसकी किडनैपिंग। नरेन अपने कुर्ते की बाजुओं को फोल्ड करता हुआ सौम्या के पास आकर सोफे पर बैठ गया और फिर बोलता है कि सौम्या, वक्त कितना अजीब है ना यार। एक वक्त था कि जब शोभित प्रताप भाइयों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसे बिल्कुल भी भाता नहीं था शुभ खासकर, और वो दिशा से भी कितना ज्यादा प्यार करता था। आज एक वक्त है जब शोभित प्रताप भाइयों को भगवान का दर्जा देता है, जब वो इतना ज्यादा मानता है उसे। सौम्या ने भी अपना सिर नरेन के कंधे पर रखते हुए बोला कि हाँ सही कह रहे हो आप नरेन, वक्त बहुत ही ज्यादा बदल गया है। वक्त बदलता है तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, इंसान की सोच भी बदल जाती। सौम्या और नरेन दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे और फिर तभी उन्होंने गार्डन में कुछ हलचल महसूस करी। तो नरेन ने अभी सौम्या को हैरानी से देखा तो सौम्या बोलती है कि अरे कोई सर्वेंट होगा, आप इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो, कोई नहीं है, आप आराम करिए। तो नरेन ने भी सौम्या की बात सच मान ली और फिर सौम्या से बोला कि चलो आप सो जाते हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं और रात भी हो गई है। तो सौम्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नरेन और सौम्या दोनों ही वहां से चले गए। नरेन सौम्या को लेकर आया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर खुद भी उसके पास आकर लेट गया और नाइट स्टैंड की तरफ हाथ बढ़ाकर लैंप भी बंद कर दी। जैसे ही नरेन सौम्या के कमरे की लाइट बंद हुई वैसे ही धैर्य एक बड़े से पेड़ के पीछे से बाहर आया और फिर उसने राहत की सांस ली और फिर वो सीधा धानी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। धैर्य धानी के कमरे के पास गया और फिर उसने धीरे से धानी के कमरे को खटखटाया। 2 बार ही खटखटाने पर धानी ने गेट खोल दिया था। धैर्य को अपने कमरे के बाहर खड़ा देखकर धानी की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और दिल घबराहट के मारे डबल स्पीड के साथ भागने लगा। तो धानी भी अब धीरे से थोड़ा सा हड़बड़ी आवाज में बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धैर्य चाहिए, कोई देख लेगा आपको। धैर्य के हाथ में एक असाइनमेंट था। धैर्य ने उस असाइनमेंट को धानी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं ना, और फिर तुमने अब तक असाइनमेंट भी सबमिट नहीं करवाया है, और तो और पिछले कितने ही दिनों से तुम कॉलेज भी नहीं जा रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो, पूरी तरह से पढ़ाई को बंद करके बैठी हो, चुपचाप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तुम। तो धानी ने सबसे पहले भी धैर्य की बाजू पकड़ी और फिर उसे कमरे के अंदर खींचा और फिर इधर उधर देखा। उस कमरे में अभी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। धानी ने कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया और फिर धैर्य को देखकर बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आए, अगर आपको कोई देख लेता तो क्या सोचता आपके बारे में। तो धैर्य बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, दिखाई नहीं देता है कि तुम्हें असाइनमेंट देने के लिए आया हूँ, और किस लिए आया था, तुम्हें देने के लिए ही तो आया हूँ ना। तो धानी ने भी अपना सिर पकड़ लिया था और फिर वो बोलती है कि हाँ लेकिन क्यों देने के लिए आए हैं आप, वो भी इतनी रात को, आपको असाइनमेंट देना ही था तो फिर आप कल दिन में भी तो मुझे दे सकते थे ना, इतनी रात में आने के लिए क्या किसने कहा था आपसे, बोलिए। अभी किसी ने देख लिया होता तो क्या ही सोचेगा कोई हमारे बारे में कि आखिर हम दोनों एक कमरे में क्या कर रहे हैं, किसी नौकर ने कुछ कह दिया मम्मी जी से तो फिर क्या होगा, तो आपको पता भी है। तो धैर्य अभी धानी के कमरे में रखी हुई चेयर पर बैठता हुआ बोलता है कि अगर किसी नौकर को कुछ कहना होता तो बहुत ही पहले कह देता, तो और अगर किसी नौकर ने कह दिया होता ना तो सच कहता हूँ, मेरी प्रॉब्लम तो खुद ही सॉल्व हो जाती, मुझे ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती और ना ही कुछ सोचने की ज़रूरत होती। वो तो तुम ही हो जो इतनी बड़ी पागल हो, तुमने कुछ नहीं बताया किसी को, घर के नौकर भी ना कुछ ज़्यादा ही नमक हराम हो गए हैं इस वक्त, किसी ने भी मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया। तो धानी तो हैरानी से अभी धैर्य को ही देख रही थी और फिर तभी धैर्य बोलता है कि वो सब कुछ छोड़ो, तुम ये रहा तुम्हारा असाइनमेंट, और फिर ये बताओ कि तुम आजकल कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो, कहाँ पर बिजी रहती हो जो तुम्हें कॉलेज जाने का टाइम नहीं मिलता। तो धानी बोलती है कि कैसे जाऊँ, कल तो आपकी सगाई है ना, उसके लिए मुझे बहुत सारा काम करना है, मालकिन से तो मैं ये कह नहीं सकती हूँ कि मुझे कॉलेज जाना है या फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। तो धैर्य बोलता है कि कौन मालकिन। तो धानी भी हैरानी से अभी धैर्य को देखकर बोलती है कि आपकी माँ, और कौन, आप भूल गए क्या। तो धैर्य एकदम से बैठ गया और जहाँ धैर्य अभी पहले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था वहाँ अब वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि बंदरों की टुकड़ी सगाई तो अब रोक कर ही रहेगी। अब बंदरों की टुकड़ी कुछ भी करके इस सगाई को नहीं होने देगी। वैसे भी सबने मिलकर बानी के दिमाग में जो कुछ भी डाल दिया था अब तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि धैर्य और संकल्प दोनों ही गए हैं। बस धैर्य तो अब कल का इंतजार कर रहा था, अब उसकी सगाई टूटने वाली थी। तो धैर्य ने भी अपने प्लान के बारे में धानी को अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अब वो धानी के थोड़े से मजे लेना चाहता था। तो धैर्य भी अब धानी के थोड़ा सा करीब गया और फिर धानी जो थोड़ा सा पीछे हट गई थी, धैर्य धानी के थोड़ा और ज़्यादा करीब गया और फिर से धानी थोड़ा सा और पीछे हट गई, फिर से धैर्य अभी उसके आगे गया और फिर धानी जो दीवार से जाकर लग जाती
जाती है तो धैर्य ने अपना चेहरा धानी की ओर थोड़ा सा झुकाया और फिर धानी के गाल तो हल्के हल्के से लाल हो गए थे। धानी अपनी अटकती हुई आवाज में बोलती है कि जाइए जाइए, बहुत ज्यादा रात हो गई है, धैर्य कोई देख लेगा, जाइए आप यहाँ से। धैर्य ने अपना गाल धानी के गाल से हल्का सा रगड़ कर कहा कि सच्ची सच्ची जाऊं मैं यहाँ से। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन अब वो धैर्य की तरफ देख नहीं रही थी। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और फिर कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि कहीं कोई उन दोनों को ऐसे साथ में देख न ले। और फिर अपने दुख को तो उसने कहीं जैसे दबा ही दिया था। वो मान चुकी थी कि अब उसे घर में नौकरानी बनकर ही रहना पड़ेगा। धानी ने एक बार फिर से कहा कि जाइए ना आप यहाँ से, क्यों खड़े हैं आप। तो धैर्य भी अपनी गर्म सांसें धानी की गर्दन पर छोड़ता हुआ बोलता है कि ना जाऊँ तो क्या करोगी तुम। अब वो धैर्य की बातों से थोड़ा सा घबराने लगी थी। जब वो धैर्य से शादी करके यहाँ पर आई थी तब उसे इतना कुछ नहीं पता था, ना ही धैर्य के लिए वो कुछ भी फील करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो कॉलेज जाने लगी थी, दोस्तों से मिलने लगी थी, उसके अंदर भी फीलिंग्स आने लगी थी। उसे सारी चीज़ें पता चलने लगी थी कि एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में क्या चीज़ें होती हैं। अच्छे से जानती थी कि धैर्य और उसका क्या रिश्ता है और फिर अब उस रिश्ते को भी पवित्र मानते हुए वो एक्सेप्ट भी कर रही थी। तो धैर्य ने भी फिर से अपने होंठ धानी के गाल पर रख दिए और फिर धानी जो उसके तो रोंगटे एकदम से खड़े हो गए थे, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। धानी ने अब धैर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का दिया और फिर धैर्य जो हैरानी से धानी को देखने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या बंदरों की टुकड़ी तोड़ पाएगी धैर्य और पानी की सगाई, और फिर आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। क्या किट्टू और रुद्र वापस ला पाएंगे रूहान को प्रताप हाउस, या फिर रूहान हमेशा के लिए रहेगा सच्चा देवा हाउस में।